नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर जो एक दो दिन पहले की है हालांकि, लेकिन उसके बारे में मैं जरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि ये मुलाकात कैसे हुई है। और ये बड़ी मुलाकात है, 55 मिनट की मुलाकात है। बस 5 मिनट रह गया था, 1 घंटा हो ही जाता। तो 55 मिनट की ये जो मुलाकात हुई है उसके बड़े चर्चे हैं महाराष्ट्र में। और बार बार महाराष्ट्र आपको चौंकाने वाली खबर दे रहे हैं। किस मुलाकात की मैं बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं अभी अभी जो मिले थे, क्या वो मिल के बिछड़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या वो जो मुलाकात हुई उस मुलाकात की कोई बात नहीं बनी तो रास्ते अलग किए जा रहे हैं। मुलाकात हुई है एमएनएस के नेता। एमएनएस क्या है? ये मनसे पार्टी कहां है, किस खेत की मूली है? कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, लेकिन मनसे है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो शिवसेना के काट में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आ गया था। तो भाई से विद्रोह करके आए थे। बाला साहब ठाकरे की पूंजी वो खुद को समझते थे, बाला साहब ठाकरे की असली वारिस वो खुद को समझते थे। और बाला साहब ठाकरे के फिजिकल पुत्र होने की वजह से वो अपने चचेरे भाई को उस तरह से दावेदार नहीं मानते थे। तो तकरार हुई, बात बनी नहीं, दोनों के रास्ते अलग हो गए। और रास्ते जब अलग हुए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना लिए। नवनिर्माण तो हुआ नहीं महाराष्ट्र का उनके तरफ से। महाराष्ट्र का नवनिर्माण कोई और कर रहा है। कुछ दिन तक अघाड़ी आकर के करने की कोशिश की थी, वो निर्माण में बहुत सहायक नहीं हो सके। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और महाराष्ट्र नवनिर्माण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग गई। ये और बात है कि देवेंद्र फडणवीस उसमें कितने कामयाब हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र के विकास को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, मोदी जी की विशेष कृपा महाराष्ट्र पर है या नहीं है, और अमित शाह जी की विशेष कृपा है या नहीं है। एक चीज को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी दोनों की विशेष कृपा है कि अब बहुत हो गया गुलदस्ते का खेल, उसको खेलना बंद कर दो। खैर, अभी गुलदस्ते की, नए गुलदस्ते की मैं बात कर रहा हूं। मुलाकात हुई है मनसे के नेता राज ठाकरे की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र राव फडणवीस कहते हैं, देवा भाऊ कहते हैं। माननीय देवा भाऊ के साथ मनसे के नेता राज ठाकरे जी की मुलाकात हुई। 55 मिनट की मुलाकात की बात है। और ये मुलाकात कब हुई है? ये मुलाकात हुई है जब बीईएसटी के क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में दोनों भाई खेत रहे। मतलब मनसे और शिवसेना उद्धव के ज्वाइंट जो उम्मीदवार थे, जो समर्थित पैनल था, उत्कर्ष पैनल, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 21 सीट में से दोनों भाइयों की पार्टी को 0 सीट मिला। उसके बाद ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात अगर ऐसे होती तो बात समझ में नहीं आती। बात हो रही है बीईएसटी क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के बाद जो देवेंद्र भाऊ फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के मायने अलग है। इसीलिए महाराष्ट्र में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फिर से भाई भाई को धोखा दे सकता है। अब धोखे की तोहमत किस पर लगेगी? बड़े भाई पर लगेगी, छोटे भाई पर लगेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन कोई ना कोई भाई तो धोखे की जिम्मेदारी लेगा। अब ये धोखे की जिम्मेदारी हो रही है या
भाई का संदेशा भाई लेकर के पहुंचा है और अपने राजनीतिक भाई नए बनाने के लिए राजनीतिक भाई के पास। मतलब उद्धव ठाकरे का संदेशा लेकर पहुंचा है राज ठाकरे पहुंचा है देवेंद्र फडणवीस के पास। क्या ये बात है? आज दोनों बातों पर आपसे चर्चा करूंगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल गैलरी में चर्चा है क्या। जो पहली चर्चा है वो ये है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जो मुलाकात हो रही थी उस पर क्यूबाइब की नजर थी, क्योंकि बाकी मीडिया तो ठकुर सुहाती में मिले, दोनों मिले, गुलदस्ते का आदान प्रदान हुआ, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, दोनों साथ आ सकते हैं, ये सब खबर उड़ाने के लिए बैठे रहते हैं। क्योंकि मीडिया एक ऐसी मीडिया है जिनकी नजर उनकी आंख पर रहती है कि ये दोनों क्या गुल खिला रहे हैं, कितना बड़ा पाप करेंगे अगर मिलेंगे तो, या मिलने का क्यों पाप कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबाइब की नजर रहती है। तो क्यूबाइब के नजर से बचने के लिए या क्यूबाइब की किसी टिप्पणी से बचने के लिए ये कहा गया, सुना गया कि चूंकि मीडिया वाले कुछ इस पर टिप्पणी करते हैं और खामखा हमारी बात जो है वो मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, तो मीडिया की नजरों से बचने के लिए चलो किसी तीसरे आदमी को भेज देते हैं सारा संदेशा लेकर के, और वो कुछ हमारी तरफ से बात करेंगे कि अब तो मिट्टी में हम मिल चुके हैं। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है और अब उस मिट्टी पे मुंबई का समंदर जो है वो लहरें लगा रहा है, गोते लगा रहा है। तो उनका संदेशा लेकर के राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ पहुंचे। एक तो सुगबुगाहट है इसकी, दूसरी सुगबुगाहट है कि नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ बड़ी हो गई है। बात यह हो गई है कि चलो हमारे भाई थे, हमने मुलाकात कर ली, मिल लिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल यहां पर माइलेज मुझे नहीं मिलने वाला है। राजनीतिक लाभ की गुंजाइश शिवसेना उद्धव के साथ रहने से मुझे नहीं होने वाली है। तो एक ही रास्ता बचता है, अब बहुत विलंब ना किया जाए। अब चूंकि बीएसटी का जो क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव था वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जिनके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये पूरा प्रकरण है, और उसमें इन दोनों पार्टियों की जो हार हुई है, तो ये 2-3 जो महकमे हैं वो उनके हाथ से चला गया, तो फिर मुंबई में बचता क्या है। अब रही मुंबई महानगर पालिका की चुनाव डायरेक्ट, तो मुंबई महानगर पालिका की चुनाव में इनकी हैसियत अब कुछ बचेगी नहीं, क्योंकि ये उसका लिटमस टेस्ट था जिसमें जनता ने नकार दिया पूरी तरह से। तो राज ठाकरे को अपने औकात के बारे में पता चल गया। जो राज ठाकरे धमकी दिया करते थे, जो उद्धव ठाकरे कहते थे कि तुम रहोगे मैं रहूंगा, अब वो तो सरेंडर कर ही दिया। अब ये राज ठाकरे ने भी सरेंडर कर दिया, इसकी सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई, इनके सारे गुंडे बिल में घुस गए हैं। अब इनके गुंडे आपको मुंबई की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, और अगर दिखाई पड़ेंगे तो पुलिस का डंडा लगेगा, क्योंकि इनकी राजनीतिक हैसियत जनता ने बता दी कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। अब तुम खुद रेडी लगा करके बेचोगे मुंबई में, वो दिन भी आ जाएगा। अगर तुमने अपने चाल चरित्र में बदलाव नहीं किया तो वो दिन भी आएगा जब तुम्हें लोग रेडी पटरी लगा करके देंगे और तुम खुद उस पर बेचना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हारा धंधा पानी बंद हो गया, क्योंकि तुम कुछ करते तो हो नहीं, गुंडागर्दी करके अपना धंधा पानी चलाते थे। उगाही का रैकेट तुम दोनों भाई का चलता है, तो उगाही का रैकेट अब बंद, खत्म हो गया उगाही का रैकेट, पहली लिटमस टेस्ट में खत्म। अब जो आखिरी दुर्ग बचा हुआ है वहां से भी उगाही का रैकेट अभी आने वाले दिनों में बंद होने वाला है। राज ठाकरे ने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, चल के चादर उड़ा देते हैं। पहुंच गए देवेंद्र भाई के पास और चादर पहले उड़ा दिया, फिर गुलदस्ता दिया,
फिर 55 मिनट तक बैठे। अब क्या-क्या बात हुई? बहानेबाजी हो रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमको आपको झूठ बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? हमारी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि हम ये चाहते थे कि मुंबई में जो पार्किंग बने, वो कैसा बने? मुंबई में गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जगह सीमित है, तो सीमित जगह में गाड़ियों को कहां पार्क किया जाए? कैसे उसको डिफरेंट कलर से डिफरेंट नोटिफिकेशन किया जाए कि किस कलर की गाड़ियां कहां पर कलर मतलब अगर वो प्राइवेट गाड़ी है, अगर वो कमर्शियल व्हीकल है, अगर वो सरकारी वाहन है, तो वो कहां-कहां लगेगी। इस तरह के विचार देने के लिए गए थे माननीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राजनेता राज ठाकरे जी। अब इनका राज तो है नहीं, लेकिन राजनेता बने हुए हैं। तो ये राज ठाकरे जी गए थे ये कहने के लिए कि पार्किंग कैसी हो, सरकार को किस तरह की पार्किंग तैयार करनी चाहिए और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में क्या होना चाहिए, पार्किंग कैसी होनी चाहिए, पार्क कैसे होने चाहिए, बारिश के समय में क्या इंतजाम होने चाहिए। बारिश हो रही है अभी मुंबई में, तो बारिश के समय में क्या इंतजाम होने चाहिए। इन सारी बिंदुओं पर दो बड़े नेता चिंतन कर रहे थे आपस में बैठ करके और जनता को कैसे सहूलियत पहुंचाई जाए इस पर विमर्श कर रहे थे। कितना आनंदित वाला वक्त होगा वो जब ये दो नेता, ये दोनों के दोनों नेता, ये कोई फडणवीस भी बहुत ये नहीं है मेरी निगाह में आजकल। तो ये दोनों नेता जनता की भलाई के लिए बड़े चिंतन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे जनता की भलाई की जाए। बहुत अच्छी बात। अभी बारिश हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे ही गड्ढे मुंबई में दिखाई पड़ रहे हैं, अलग-अलग इलाकों में। ये जो इनका इनका जो इलाका है उसको छोड़ दीजिए, जो पॉश इलाके हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी मुंबई के शहरों में, मुंबई के मुफस्सिल इलाकों में बुरा हाल है। तो ये जनता को क्या रिलीफ देंगे, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जनता को रिलीफ देने के मुद्दे पर इनकी मुलाकात हुई 55 मिनट तक। वाह! और ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जो कुछ भी ये लोगों को बोल देंगे, लोग उसको मान लेंगे। मित्रों, ये बात नहीं है। बात दो है और हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इस भाई ने ये बात की है कि साहब वो आदित्य ठाकरे का मामला तो रुकेगा नहीं और वो 29 अगस्त को इस पर चर्चा होनी ही होनी है। एफआईआर होगा ही होगा। जिस तरह से क्यूबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन फाइट कर रहा है, जिस तरह से जनता की निगाह आपके ऊपर टिकी हुई है, उससे तो ये बात बचने वाली नहीं है। और अब तो और भी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि आज ही मैंने ये बताया है आपको कि केस को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने के लिए। तो अब इसका क्या किया जाए? उद्धव के साथ तो आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि आला कमान ने मना कर दिया है। उद्धव तो आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपका एक इशारा काफी है। जो भी आप शर्त कहेंगे, हर शर्त को मानने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तैयार है। लेकिन आप क्या इस स्थिति में हैं जो बिना शर्त उनको आप ले लें पार्टी में? ऐसा हो सकता है? भाऊ ने कहा कि साहब मुझे इसमें मत पड़ाओ। अभी की स्थिति तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। दूर से ही हमारे साथ रहो। दूर मत जाओ, हमसे दूर मत जाओ। दूर से हमारे साथ रहो, बने रहो। एक और दूसरी बात, आपकी क्या ख्वाहिश है? आप क्या लेकर के आए हैं? राज ठाकरे ने कहा कुछ नहीं लेकर के आए, हम तो आपके लिए चादर लेके आए हैं, गुलदस्ता लेके आए हैं और आपसे एक चादर की उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें एक चादर उड़ा दें ताकि हम दोनों एक चादर में आ जाएं।
यही शुद्ध और शुद्ध बात है। बस इतने के लिए हम आपके पास आए हैं। ना तो हमको पार्किंग से मतलब है, ना पार्क से मतलब है, ना ना ट्रैफिक स्मूथ करने से मतलब है, ना बिजली से मतलब है, ना मुंबई की सड़कों के गड्ढे भरने से मतलब है। ये सब तो कहानी है, ये तो मीडिया को जाके बताना है कि हम इसलिए मिले थे। हम तो सिर्फ आपसे एक चादर की उम्मीद चाहते हैं और दोनों एक चादर में आना चाहते हैं। भाऊ ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। तो चादर तो मैं अभी नहीं उड़ा सकता, आप खुद ही आपको चादर उड़ा दिए हैं, तो इसे आप समझिए कि हम लोग एक चादर में हैं। लेकिन बाकी मैं बात करने की कोशिश करता हूं ऊपर। अब ऊपर में एक पेच फंसा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के तरफ से कोई भी अगर एडवांस होता है तो एकनाथ शिंदे के ऊपर ये लोग चेक देना चाहते हैं, चेकमेट करना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे को नाराज करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं है। राज ठाकरे पर तो थोड़ी बहुत बात बन भी सकती है, क्योंकि राज ठाकरे की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है। लेकिन राजनीति है, दोनों को एक ही मयान में इन लोगों ने वक्त बिताया है और दोनों अपने को शेर समझते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपना कि वो शेर है वो साबित कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। दोनों चुनाव में एकनाथ शिंदे की ही पार्टी असली शिवसेना है, ये एकनाथ शिंदे ने अपने नेतृत्व से साबित कर दिया है और वो मराठा भी है। तो मराठा नेतृत्व के रूप में एकनाथ शिंदे एक बड़ा फोर्स महाराष्ट्र में हो चुके हैं। शरद पवार इज नो मोर महाराष्ट्र मराठा फोर्स। महाराष्ट्र में शरद पवार अब मराठा फोर्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं। वैसे भी 2-3 जिले के थे, वो भी खत्म हो चुका है। उनकी भी पार्टी मिट्टी में मिल चुकी है। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी बड़ी बातें वो लोकसभा चुनाव के बाद कहने लगे थे कि हम तो ऐसे 30 मार खा हैं कि बस मोदी को उठा करके फेंक देंगे। लेकिन मोदी को तो उठा के फेंक नहीं सके। ये और बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद मोदी को अवार्ड देने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। मोदी की चमचागिरी में, मोदी की प्रशंसा में उन्होंने पुल बांधने शुरू कर दिए और अपना हथियार डाल दिया। उनको लगा कि जेल जाएंगे नहीं तो, और इस बुढ़ापे में जेल की यात्रा ठीक नहीं है। और जेल की यात्रा के बहुत सारे आधार हैं, कब कैसे काम शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। कब कहां कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, सबकी फाइल मोदी के पास रेडी है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ठकुर सुहाती करना शुरू कर दिया पवार ने, और मोदी के चरणों में आकर के शरणागत हो गए। जिस मोदी को वो तबाह करने का षड्यंत्र कर रहे थे, उस मोदी की शरण में आकर के शरणागत हैं पवार। और अब ये हालत है कि उनके जो सैकोफेंट लोग हैं, वो भी अब कहीं इधर उधर करने की स्थिति में नहीं है। थोड़े बहुत सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत ठकुर सुहाती होती है, कुछ पत्रकार हैं ऐसे, और शरद भाऊ पवार को बड़े महान नेता के रूप में उनको प्रदर्शित करने की जो उनकी दिली इच्छा रहती है वो करते रहते हैं। लेकिन उसका कोई वेट नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। तो मराठा नेता वो खत्म। अब जो ये एकनाथ शिंदे जो मराठा नेता उभर करके आए हैं सामने, उनको नाराज करने के बारे में अगर फडणवीस सोचते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व ने सख्त चेतावनी दे दी है कि ये सब धंधा बंद कर दीजिए। लेकिन राज ठाकरे फिर भी हिम्मत करके चले आए और चादर उड़ा दिया। तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे जी से भी बात कर लीजिए, मोदी जी से भी बात कर लीजिए और कोई रास्ता निकालिए जहां हमारा और आपका मेल हो जाए। अब एकनाथ शिंदे इसके लिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कहना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे का अपना रिलेशन राज ठाकरे के साथ कैसा है, नहीं मालूम। अब की स्थिति क्या है? वैसे मोटे तौर पर महाराष्ट्र में सारे नेताओं की सबसे ठीक-ठाक ही दोस्ती होती है व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते उस लिहाज से अच्छे हैं या नहीं हैं, ये देखना होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी पर
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाजपा को मंजूर नहीं है। तो अगर भाई का संदेशा आया होगा तो उसमें तो मनाही होगी। हाँ, अपना संदेशा जो लेकर के राज ठाकरे गए हैं, उस पर कुछ विचार विमर्श हो सकता है। तो मित्रों, जब अहंकार टूटता है तो इस तरह के क्षण आपको देखने को मिलते हैं। झुकी हुई आंखें होती हैं, झुके हुए गर्दन होते हैं और फिर शरणागत की मुद्रा में होते हैं। राज ठाकरे शरणागत हो गए हैं, लेकिन इस सब का प्रतिफल ये नहीं होगा कि आदित्य ठाकरे बरी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी मुलाकात है, इस मुलाकात में कोई डील हुई है। अब वो डील का प्रतिफल 1 आध 2 दिन में या आने वाले 1-2 सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले, या हो सकता है कि अंदर-अंदर ही कोई डील हो गई हो, कि हम कुछ डमी कुछ इस तरह से कर देंगे खेला ताकि हम आपको सपोर्ट करें और हम दोनों एक साथ रहें। भविष्य खत्म हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका में भी अगर दोनों भाई खत्म हो गए, तो राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से मिट्टी में समझिए मिल गया। अब बीजेपी के सामने एक ही बात है, नेता ठीक है देवा भाऊ बाकी पॉलिटिकल चीज के लिए, लेकिन ये जो काम वो कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं, आदित्य ठाकरे को बचा रहे हैं, ये वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता बहुत नाराज है। बाकी चीजों में महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन है। बाकी चीजों पर महाराष्ट्र की जनता उनके साथ खड़ी है। बाकी चीजों में वो अपना नेतृत्व ठीक से वो दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अब ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि इस मुलाकात को मुलाकातों के दौर में तब्दील करना है, या इस मुलाकात को बस एक मुलाकात करके एक दूसरे रास्ते पर निकल जाना है, अंजाम अलग कर देना है। अब देखना है अंजाम होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।